अक्षरपुरी गांव में मंगरू अपनी अम्मी माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये खानदानी बद्दुआ हो। मंगरू अपनी 60 साल की अम्मी को व्हील चेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान पर ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू? आज अम्मी जी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हीलचेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बना के और ये फिर खराब हो गई। अरे पूरा कस्बा भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने ये खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो होगी ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे अब्बू जो व्हील चेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 खानदान इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, वो अब्बू बनाते थे चाची। देखो भैया, नहीं लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे आए तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहाँ सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू। प्रणाम अम्मी जी, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अभी बढ़ई की दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हील चेयर हो तो मुझे दे दो। आप फिक्र मत करिए, इस साल जो व्हील चेयर बांटेंगे ना, उसमें से एक आपको भी दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग सब जवान लोग हो, कोशिश करना कि तुम्हारे बुढ़ापे में इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लो। ठीक है सरपंच जी, चलो अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है। बढ़ई जो सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हील चेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही उदास था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस कस्बे में, उम्र 50 तक पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वो बढ़ई लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए ताकि लोग उससे बार बार खरीदे। तभी नदी से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे कौन है? क्या हुआ? चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मेरी अम्मा, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू उस मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल परी हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में ही एक ऋषि को बुरा भला कहा था और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे एक श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई एक बहुत दयालु और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा। अब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहे तो इस कस्बे में जो बीमारी लगी है हड्डियों की, वो मिटा दे तो ठीक रहेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तथास्तु। तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे कस्बे की मदद कैसी होगी देवी? दूध हड्डियों के लिए पहले से ही फायदेमंद है, मगर ये ताकती दूध, चाहे इसे पियो या फिर इसके आसपास रहो तो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा।
ध्यान रहे मगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने दिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं जाती हूँ, खुश रहो। मगरू बड़ी खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मगरू पंचायत बुलाता है और सभी मगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको एक जरूरी काम से बुलाया है। सुनने में तो बहुत जरूरी लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही जरूरी बात हो तो अच्छा होगा। अपना कीमती वक्त यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है। ये जो कुआं दिख रहा है ना, एक जलपरी ने कस्बे की हालत देखकर ये दूध का कुआं दिया है। ये मेरे हिसाब से जो भी दूध के चीजें मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे कस्बे की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्ते वाली बीमारी गायब हो जाएंगी। मजाक है क्या? ये जरूरी बात थी जिसके लिए तुमने सबको बुलाया। मैं जानता हूँ कि ये वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चख कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उसमें दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकालकर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी बुढ़ापे को पार करने वाली थी, जा वो हड्डियां जवाब दे दे, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान ले तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरे हिसाब से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और भरा हुआ रहेगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में एक खुशी की नई लहर आई हो। मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी, पर अब वो चल पा रही थी। सिर्फ 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो सिर्फ 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम करके रखा है। कहता है कि मैं कस्बे की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कस्में देना और उसके काम नहीं बना तो रिश्ता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो फिक्र की बात है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मगरू कुछ सोचने लगा, पर उसने जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू? अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम भी समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अभी भरोसा रखना चाहता हूँ, और अगर कोई दिक्कत आई तो उसका असर कस्बे पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बड़े ही कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना। ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बड़े ही पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा था। तभी अचानक उसी कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है। चाहो या ना चाहो, जानकर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जिंदगी नहीं चलती।
कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। कौन देगा मुझे सजा? तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का एक ही उपाय है। मैं तुम्हें ये बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का वजन भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये परेशानी है वो कैसे झेलते हैं। और ये बद्दुआ तभी टूटेगी जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भ्रष्ट ना हो और नेक हो वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी माफ कर देगा। वड़ई किसी लचीली चीज की तरह जमीन पे गिर गया और जल कन्या वहां से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वड़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बड़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचा लो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो वड़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने जैसे बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें यह समझना होगा कि खराब होने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। लोगों की दर्द का फायदा तो तुमने उठाया ही, लेकिन जैसे ही वो दर्द से दूर होने लगे तो फिर तुमने उन्हें फिर से उस दर्द में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। जब खुद पर बीतती है तब समझ में आ रहा है मेरे अब्बू लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी वड़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मगरू को प्रणाम करने लगा। इस रहस्य के कई सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। एक दही इलाके में रूपमती नाम की लड़की अपने बाबा जान के साथ रहती थी। रूपमती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके बाबा जान मुलाजिमत के लिए चले जाते तो वो घर पर तन्हा रह जाती। एक रोज रूपमती ने अपने बाबा जान से कहा, बाबा जान, या आप मुझे माँ ला कर दीजिए या एक गाय ला कर दीजिए। मैं सारा दिन घर में तन्हा बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे निकाह नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को देही में जानवरों का बाजार लगता था। रूपमती के बाबा जान बाजार से गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह बाबा जान, बहुत खूबसूरत गाय लाए हैं आप, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपमती घर पर अकेले नहीं रहती थी, वो पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध निकालती, तो कभी उसे नज्म पढ़कर सुनाती। रूपमती के घर के पीछे मालिक और मालकिन रहते थे। रूपमती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी। उसे जब भी मौका मिलता वो देही में इधर उधर सैर को जाती और दोपहर में रूपमती की आंख लग गई। तब मुन्नी उसकी मालकिन के दौलत खाने में जाकर उसके पाकीज़ा जगह पर गोबर कराई। मालकिन नींद से फारिग हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आओ देखा ना ताओ और मुन्नी की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की सदा रूपमती को सुनाई दी तो वो एकदम से उठ गई। रूपमती दौड़ती हुई मालकिन के दौलत खाने पहुंची। अरे अरे चाची रुक जाइए, चाची बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपमती रोते हुए मुन्नी को घर ले आई। मुन्नी का एक सींग खम हो गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांधकर ही रखना चाहिए। रूपमती मुन्नी का इलाज करती है और एक खूंटा नजब करके मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं सुकून से रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक रोज रूपमती के घर डाकिया खत लेकर आया।
बाबा जान, चाचा जान का खत आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति का निकाह है। कुछ दिनों बाद रूपमती अपनी चचाजाद बेटी की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। ये चारा रखा है, नौश कर लेना, और ये पानी रखा है, सरे आप कर लेना। जब रूपमती और उसके बाबा जान चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और देही में इधर उधर सैर करने लगी। उसने देखा कि मालिक और मालकिन सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर पर घुसी और उनके मुंह पर पैखाना कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपमती घर वापस आई तो उसने देखा कि खूंटा उखड़ा हुआ है। बाबा जान, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को देही में तलाश करने लगे। अरे चचा जान, हमारी गाय देखी है क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपमती और उसके बाबा जान की दिली अजियत होती है। वो मालिक मालकिन के दौलत खाने पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी? आपने हमारी गाय को पीट कर मार डाला? हाँ, खत्म कर दिया। उसने हमारे मुंह पे गोबर कर दिया था, इसीलिए खत्म कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ। मैं देही शोहरा में शिकायत कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शिकायतों से कुछ नहीं होगा। इंसाफ ये है कि जानवर के बदले जानवर देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरियल नहीं थी। ये ज़ईफ गाय पता नहीं कहां से उठा कर लाए हो। देखो, ज्यादा जुबान दराजी मत करो। गाय के बदले मैं तुम्हें गाय दे रहा हूँ, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ख्याल रखना, इकलौती दुख्तर है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटा, ऐसे मगरूर लोगों के मुंह लगना फिजूल है। रूपमती और रूपमती के बाबा जान ज़ईफ गाय को ही घर ले आते हैं। बाबा जान, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती। हम इसी ज़ईफ गाय को नाजों से पाल लेंगे। रूपमती और उसके बाबा जान कमजोर गाय की खूब खातिरदारी करते हैं। उसकी हालत में कुछ बेहतरी होती है। एक रोज रूपमती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का आग निकल रहा है। कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर सख्त सोना बन जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपमती जल्दी ही दौलतमंद हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ अहमक हो। वो ज़ईफ गाय जिसे तुमने रूपमती को सौंप दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम लोग बहुत अमीर हो चुके होते। मालिक सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार की बाजार से एक अच्छी तंदुरुस्त गाय खरीदी और उसे लेकर रूपमती के घर पहुंच गया। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे घर? अब्बू जान घर पर हैं बेटा? नहीं, मुलाजिमत के लिए गए हैं। मुझे अपनी ज़ईफ गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरे माँ के बज़ाहिर है। तुम उसके एवज में तुम ये तंदुरुस्त और खूबसूरत गाय ले सकती हो। अच्छा, जब हमने ज़ईफ गाय की तबीयत अच्छी करके उसे अच्छा कर दिया और वो सोने का दूध देने लगी तो आपको ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे अब्बा जान के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपमती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वो दूध दूना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दूध दूहा जा चुका होगा, कल शहर से दूना। उस रात मालिक और मालकिन सो जाते हैं। अगली शहर जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट का गोबर कर दिया है। मालिक और मालकिन पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। वो दोनों का गोबर में दम घुट जाता है।
तभी तो कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका आखिरत भी बुरा ही होता है। मेहंदीपुर देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ, काली की गिज़ा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तयाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी। जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बेवक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज़दा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईस ज़ादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाईजान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे आला किस बात की है? दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है, इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तयाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है, पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं, खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आए? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी 100 आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है। काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुबा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे मौला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी? यक किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके करीब जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है। परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबां में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तयाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में क्या मिला है। सोने का टुकड़ा? ये भैंस के पेट से दस्तयाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है। किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तयाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दूहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती।
भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तयाब करते। कब बखत ने तो जीना हराम कर दिया है। वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते। अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजा हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है? जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था।